पिछले हफ्ते शुक्रवार को विश्लेषण के दौरान हमने सीरिया से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। उस वक्त मैंने आप सभी से कहा था कि आजादी की असली कीमत समझनी हो तो एक बार हर इंसान को सीरिया जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जिस देश में सांस लेने से पहले हर इंसान को यह डर सताता हो कि कहीं AK-47 की कोई गोली उससे उसकी सांसें ना छीन ले, वहां किस तरह की आजादी होगी इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे अपने देश भारत में भी कश्मीर की आजादी को लेकर पाकिस्तान की भक्ति करने वालों की एक लंबी चौड़ी फौज है जो आजादी के नारे लगाती रहती है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग कश्मीर की आजादी की मांग करते हैं उन्हें इस शब्द का अर्थ पता भी नहीं है। ऐसे लोगों को आजादी का अर्थ समझाने से पहले गुलामी का मतलब समझाना जरूरी है। हम सिर्फ उस वक्त गुलाम नहीं होते जब हमें जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। हम उस वक्त भी गुलाम होते हैं जब किसी नाम, धर्म, पार्टी, समाज, संप्रदाय या सरहद जैसी किसी चीज में हम बंध जाते हैं। कश्मीर को भी गुलामी की इन्हीं जंजीरों में बांधने की कोशिश हो रही है, ठीक वैसे ही जैसा सीरिया में गृह युद्ध के दौरान हुआ। और अगर किसी देश में पनपने वाला अलगाववाद नियंत्रण के बाहर चला जाए तो उसका हाल सीरिया जैसा होता है। हम कश्मीर और सीरिया को एक साथ जोड़कर आज क्यों देख रहे हैं, इसे विस्तार से बताने के लिए आज हम सीरिया से अपनी दूसरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। इस विश्लेषण के लिए मैं आपको दिल्ली से 3850 किलोमीटर दूर सीरिया के होम्स शहर में लेकर चलूंगा, जिसे किसी जमाने में कैपिटल ऑफ द रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई थी। होम्स सीरिया का पहला ऐसा शहर था जिसने वर्ष 2012 में वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन इस क्रांति ने धीरे धीरे आतंकवाद का रूप ले लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सीरिया के गृह युद्ध में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वहां के आम नागरिक थे। पिछले हफ्ते जी न्यूज की टीम सीरिया से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। उस दौरान हमने जान जोखिम में डालकर पलमायरा की फ्रंट लाइन से आपके लिए रिपोर्टिंग की थी, जहां युद्ध चल रहा था। चारों तरफ गोलियों की बरसात हो रही थी। लेकिन हमारे सफर का एक पड़ाव होम्स शहर भी था। हम इस उम्मीद के साथ होम्स शहर पहुंचे थे कि वहां पर हमें जिंदगी नजर आएगी। लेकिन आप ये जानकर काफी परेशान हो जाएंगे, दुखी भी हो जाएंगे कि कभी खूबसूरत सा दिखने वाला होम्स शहर आज पूरी तरह एक खंडर में तब्दील हो चुका है। जब मैं बीच सड़क पर वहां खड़े होकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, उस समय मेरी आवाज वहां ऐसे गूंज रही थी जैसे मैं किसी शहर में नहीं बल्कि एक वीरान शमशान में खड़ा हूं। यकीन मानिए, कांपते हुए हाथों के साथ जब मैंने AK-47 से छलनी बच्चों के खिलौनों को उठाया तो मेरी आत्मा कांप उठी थी। होम्स में हमें जिंदगी के नहीं बल्कि मौत के दर्शन हुए। जिधर नजर जा रही थी उधर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान थे। इस दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे परिवार से भी हुई जो अपने टूटे हुए सपनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आतंकवाद की वजह से यह परिवार अपना सब कुछ खो चुका था, अपना घर खो चुका था। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए। उनका घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो उस घर में लौट आए और उस घर में वो एक छोटे से हिस्से में रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि बाकी का घर टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था। क्योंकि हवाई हमले की वजह से उनके सपनों का यह आशियाना तिनकों की तरह बिखर गया था। बावजूद इसके इस परिवार का दिल बहुत बड़ा था और उसमें बहुत हिम्मत थी। इन्होंने हमें ढेर सारा प्यार दिया, अपने घर में अपने साथ कुछ वक्त बिताने का मौका दिया। हमने उनके साथ बातचीत की। हमें अपने घर में बुलाकर उन्होंने सीरिया की खास कॉफी पिलाई। इस परिवार की एक बात ने मेरे दिल पर बहुत गहरा असर किया। खंडर में तब्दील हो चुके अपने घर में भले ही इस परिवार के पास ज्यादा कुछ सामान ना बचा हो, लेकिन इस परिवार ने अपने देश के सैनिकों की यूनिफॉर्म को आज भी संभाल कर रखा है। यकीन मानिए, सीरिया के होम शहर से हमारी आज की रिपोर्ट न सिर्फ भारत में आजादी की मांग करने वालों का मुंह बंद कर देगी, बल्कि हमारे देश के हर नागरिक को यह एहसास दिलाएगी कि एक सैनिक के यूनिफॉर्म का सम्मान करना, उसे दिल से लगाकर रखना कितनी बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि यह मुश्किल समय में भी राष्ट्रवाद के दामन को कसकर पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद ही वो सूत्र है जिसने सीरिया के लोगों को ऐसे हालात में संघर्ष करना और जीना सिखाया है। ये सीरिया के होम्स शहर की वो तस्वीरें हैं
जब वहां की फिजाओं में चारों तरफ खूबसूरती फैली थी। लेकिन फिर हंसते मुस्कुराते होम्स शहर को आतंक की काली नजर लग गई। और फिर सीरिया का ये जिंदा दिल शहर खंडर में तब्दील हो गया। अलेप्पो जाते हुए एक जगह आती है होम्स, और वहाँ पर हम सीरियन आर्मी के एक चेक पोस्ट पर खड़े हुए हैं। और अक्सर जब आप रास्ते में से यहाँ से गुजरेंगे तो आपको चेक पोस्ट पर, दीवारों पर, अलग अलग जगह घरों पर इस तरह के पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर प्रेसिडेंट असाद हैं, उनके छोटे भाई हैं, और जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नसरुल्लाह, उनकी तस्वीर है यहाँ पर। और इस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, इस पर लिखा है कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम शहीद होने के लिए बने हैं, लेकिन हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे, शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो इससे आपको सीरिया का जो मूड है उसके बारे में एक अंदाज़ा आएगा। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पूरे रास्ते भर इस तरह के पोस्टर्स और इस तरह के जो स्लोगन से हम देखते हुए आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ रुकते हैं और यहाँ सीरियन आर्मी के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हिजबुल्लाह के लीडर की तस्वीर यहाँ राष्ट्रपति असाद के साथ होना भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और इसका मतलब ये भी है कि ईरान को लोग यहाँ बहुत अच्छा समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, पुतिन को अपना दोस्त समझते हैं। हमने रास्ते में और भी कई ऐसे पोस्टर्स देखे जहाँ प्रेसिडेंट असाद के साथ व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें लगी हुई थी और लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो मूड ये है कि ईरान उनका दोस्त है, मूड ये है कि रशिया उनका दोस्त है, लेकिन अमेरिका के लोग बेहद खिलाफ हैं। बल्कि कहते हैं कि अमेरिका है जो टेररिज्म यहाँ पर फैला रहा है, सऊदी अरबिया के बहुत खिलाफ हैं, टर्की के बहुत खिलाफ हैं यहाँ पर। एक भी मकान यहाँ बचा नहीं। इस शहर में सिर्फ मौत ही मौत है। हर घर में ऐसा लगता है जैसे मौत रहती है और जिंदगी अब यहाँ दोबारा नहीं लौटी। न जाने कितनी लाशें, कितने लोग इन मकानों के नीचे, इस मलबे के नीचे दफन होंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने रातों रात अपनी जान यहाँ पर गंवाई होंगी। इस वक्त हम होम्स शहर में हैं। इसे पुराना शहर कहा जाता है और यहाँ करीब करीब 2 लाख लोग एक ज़माने में रहा करते थे। इस शहर की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी। और अब आप अगर इस शहर के गलियों में या सड़कों पर निकल जाएं तो आपको सिर्फ इस तरह के मलबे नज़र आएंगे। एक एक गली, एक एक सड़क आप देखिए, इस सड़क को देखिए, यहाँ आपको सिर्फ मौत ही मौत नज़र आएगी। और इन मकानों के सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये बच्चों का स्कूल हुआ करता था। और जब लड़ाई हुई, जब जंग शुरू हुई, तो ये स्कूल भी, इस पूरे स्कूल की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। और आज ये पूरा जो हंसता खेलता शहर था, आपको ये खंडर में तब्दील हो चुका है। आप इसमें देख सकते हैं। हम पूरे रास्ते इस शहर से होते हुए आ रहे थे और सड़कों से, गलियों से जब हम निकल रहे थे तो एक भी इंसान इस पूरे शहर में हमें दिखाई नहीं दिया। शाम का वक्त है अभी और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। आपको भी शायद सुनाई दे रही होगी, मैं कोशिश करूँगा। और अगर मैं आपको और थोड़ा आगे लेकर चलूँ, देखिए मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है और जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, आप इस शहर को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक भी मकान यहाँ बचा नहीं। और मुझे लगता है आप इसमें से देख के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मकान तो बचा नहीं
और इंसान भी यहाँ शायद ही कोई बचा होगा। ये वो इलाका है इस शहर का जहाँ पर जो रेबेल ग्रुप्स हैं, जिन्हें आप आतंकवादी कह लीजिए, विद्रोही कह लीजिए, उनका कब्ज़ा हुआ और उसके बाद सीरियन आर्मी के साथ यहाँ पर वॉर हुआ, जंग छिड़ी और उसके बाद फिर सीरियन आर्मी ने इस शहर को लिबरेट करा लिया, आज़ाद करा लिया विद्रोहियों से। लेकिन आज़ाद तो करा लिया, लेकिन ये शहर उसके बाद दोबारा बन नहीं पाया। इस शहर में सिर्फ मौत ही मौत है। हर घर में ऐसा लगता है जैसे मौत रहती है और ज़िंदगी अब यहाँ दोबारा नहीं लौटी। और ऐसे बहुत सारे शहर हैं सीरिया में जहाँ आपको इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह के मकान टूटे हुए, इसी तरह की बर्बादी आपको नज़र आएगी। इस बिल्डिंग को देख लीजिए, इसके पीछे उनको देख लीजिए, आप जहाँ जाएंगे आपको एक जैसी तस्वीरें नज़र आएंगी। इस गाड़ी को देखिए, इस तरह की गाड़ियाँ जब हम निकलते हैं बाहर तो आपको इस तरह की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं हर जगह, जो कि जली हुई हैं या बॉम्ब से जिनको उड़ा दिया गया है। शहर के बीचों बीच सड़क पर खड़े होकर हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कहें तो क्या कहें, क्योंकि तबाही का मंजर ऐसा था कि उसे बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे थे। अब तो यहाँ पर आना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग जब से काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई हमें मिला नहीं। ये बताने के लिए भी कोई नहीं मिला कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। तो हम जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर असल में क्या हुआ था, और उन्हीं से बात करके ये कहानी मैं आपके सामने आपको बयां कर रहा हूँ। लाश में तब्दील हो चुके होम शहर से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना हमारे लिए न सिर्फ भावनात्मक तौर पर मुश्किल था, बल्कि इस शहर की वीरान चीखों ने हम पर एक मानसिक दबाव बना दिया था। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक तरीके का ऐसा है जैसा उस ज़माने में जब ये शहर हुआ होगा तो ये एक चौक होता होगा। चौक होता होगा, यहाँ भीड़ भाड़ होती होगी, लोग यहाँ इकट्ठे होते होंगे, एक साथ सुख दुख की बातें करते होंगे, बाजार भी होता होगा। और जिस वक्त मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इतनी शांति है यहाँ कि मेरी आवाज़ इन सारे टूटे हुए मकानों में से वापस एको होकर आ रही है, गूंज रही है आवाज़ यहाँ पर। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पता नहीं टीवी में पता चलेगा या नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि यहाँ आवाज़ अगर बात करो तो ज़ोर से आवाज़ गूंजती है। इन टूटे हुए मकानों में से आवाज़ वापस आती है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की यहाँ फीलिंग हमें आ रही है, क्योंकि यहाँ न जाने कितनी लाशें, कितने लोग इन मकानों के नीचे, इस मलबे के नीचे दफन होंगे। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों ने रातों रात अपनी जान यहाँ पर गंवाई होंगी। और अगर आप आसमान देखें यहाँ पर तो देखिए किस अजीब सी शांति एक छाई हुई है, जिसको कहते हैं कि बड़ी मनहूस शांति है, वो छाई हुई है। देखिए यहाँ अभी भी कपड़े लोगों के पड़े हुए हैं, ये अभी तक कपड़े हैं यहाँ, पता नहीं कितने पुराने होंगे, किस बच्चे के होंगे, किसके होंगे। जो सिविलियंस जो यहाँ रहते थे उनका आज भी बहुत सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। किसी की गाड़ियाँ छूट गई हैं, किसी के कपड़े छूट गए हैं, घर का सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है। आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, जब आशियाने उजड़ते हैं और युद्ध जब होता है तो क्या करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े, पता नहीं किसके कपड़े हैं। जो लोग यहाँ रहते होंगे वो अपना बहुत सारा सामान छोड़कर, सामान तो छूट ही गया, दुनिया भी छूट गई, लेकिन ये उन्हीं लोगों के कपड़े हैं जो यहाँ रहते थे, उन्हीं लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी हम तस्वीरों का विश्लेषण कर ही रहे थे कि हमारी नजर एक बंकरनुमा मेन होल पर पड़ी। एक पल के लिए हम चौंक गए, लेकिन फिर जो सच पता चला वो हैरान करने वाला था। What is this? Tourist groups where hide in these places like this. अच्छा, طبعا نفسه هذا بيكون له نفر. इसको आप मुझे पता नहीं इसको क्या कहेंगे, इसको आप एक बंकर कह सकते हैं। ये सड़क के नीचे देखिए एक ये बहुत बड़ा सा यहाँ इन्होंने एक बंकर जैसी चीज़ बनाई हुई है। इसके ऊपर मैन होल होता होगा, मैन होल ढक के, और अगर आप उसको हटा दें तो इसमें छुपने की जगह है। देखिए यहाँ अब हमने थोड़ी सी इसके लिए रोशनी की है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अपने छुपने के लिए ये जगह बनाई थी। The government closed it because this
extend to that area. The government closed it in order not to use by terrorist groups. They were used it. When the government explored it, they closed it. जी, तो ये बता रही हैं कि जो आतंकवादी होते थे या जो रेबल ग्रुप्स के जो लोग होते थे वो इनमें छुप जाते थे और यहाँ से वो ऑपरेट करते थे। उसके बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया पूरा, और अब इनको बंद कर दिया गया था बाद में। लेकिन एक ये इस तरह का बंकर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के बंकर्स छुपने के लिए बनाए हुए थे, और बाद में जब आतंकवादियों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया तो इन बंकर से ही ये सब आतंकवादी और जो विद्रोही जो ग्रुप होते थे वो ऑपरेट करते थे। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, हमें एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। दूर दूर तक हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। शाम जैसे जैसे ढलती जा रही है, अंधेरा जैसे जैसे यहाँ पर होता जा रहा है, ये जगह और ज़्यादा खतरनाक लगती है, और ज़्यादा मनहूसियत यहाँ से निकलती है, और ज़्यादा डरावनी ये जगह लगती है। जो देश और जो लोग इस तरह की ट्रेजेडीज से गुजरे नहीं हैं, जिन्होंने सबको होते हुए नहीं देखा, उनके लिए आज सीखने के लिए बहुत कुछ है कि जब किसी देश में इतनी बड़ी कलह होती है और गृह युद्ध होता है और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो फिर उस देश की क्या हालत होती है, उस देश के लोगों की क्या हालत होती है, उस देश के शहरों की क्या हालत होती है। यहाँ पर आप उसका एक नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ के लोग अपने नेता के साथ हैं, यानी अपने राष्ट्रपति असाद के साथ हैं। जगह जगह उनकी तस्वीरें लगाकर चलते हैं, उनके बारे में अच्छा कहते हैं, और हर जगह यहाँ पर एक आदमी, मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि सीरिया की आर्मी के साथ तन मन धन से ना हो। इन मकानों को अगर आप करीब से देखेंगे, हमने अंदर जाने की कोशिश की यहाँ पर, और अंदर से जब आप इन मकानों को देखेंगे तो आज भी इन बहुत सारे घरों के अंदर इनकी जो फिटिंग्स हैं, इनमें जो सामान हुआ करता था वो अभी लगा हुआ है। इनकी टाइल्स अभी भी वैसी की वैसी ही हैं, और कई बार अंदर आकर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ज़माने में अच्छे मकान रहे होंगे, बहुत दिल से लोगों ने इन्हें बनाया होगा, अपने आशियाना समझकर, अपना घर समझकर, और न जाने कितने हज़ारों परिवार यहाँ रहे होंगे। आज यहाँ आए हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक मकान में जाकर अंदर देखें, क्योंकि हर मकान में एक कहानी छुपी हुई है। हर मकान से आपको एक नई कहानी पता चलती है, और इन बिल्डिंग्स के अंदर जब आप जाएंगे तो क्या हुआ होगा उसका और अंदाज़ा आपको दिखाई देता है। हम पता नहीं कितने मकानों में जा पाएंगे। ये हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी, ये अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, अभी तक कपड़े, गद्दे, पिलोज सब अभी तक यहीं ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। यानी जो बर्बादी के जो निशान हैं वो आपको अभी भी यहाँ ऐसे ही नजर आएंगे। देखिए, यहाँ किसी ने कुछ लिखा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, यहाँ पर लिखा हुआ है। मकान टूट गया, लोगों की जिंदगी चली गई, अब सिर्फ खंडर है। लेकिन ये देखिए, यहाँ वेलकम अभी भी लिखा हुआ है। नाम नीचे गायब है, नहीं है, लेकिन वेलकम लिखा हुआ है। ये कैसा लगता है जब आप किसी टूटे हुए मकान में, उजड़े हुए मकान में आते हैं और वहाँ पर आपको ऐसा एक पुरानी निशानी, जब इस घर में लोग रहा करते होंगे, वो निशानी आपको मिल जाती है। एक और कमरे में हम आ रहे हैं। यहाँ ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ये लिखा है यहाँ। जबहतुन नुसरा। घर का सामान देखिए अभी भी रखा हुआ है। एक ब्रश पड़ा हुआ है यहाँ पर, बिस्तर पड़े हुए हैं, बेडशीट्स पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ पर आए होंगे या कोई मीडिया की टीम आई होगी।
अखबार, मैगजीन्स अभी भी पड़ी हैं, एक कंबल पड़ा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें। देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का जो बच्चे की जो कॉपी होती है जिसमें बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, उसका निशान ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की ये कॉपी होगी जो स्कूल में पढ़ता होगा और उसका एक पन्ना यहाँ पर छूट गया है। लेकिन वो बच्चा कहाँ पर है, उस बच्चे के माँ बाप, उस बच्चे का परिवार कहाँ पर है, ये कहना मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये एक वीडियो गेम का कंसोल है। लोग यहाँ वीडियो गेम जिसका घर रहा होगा, शायद नॉर्मली लोग बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम, ये वीडियो गेम का कंसोल यहीं छूट गया है अभी। ये देखिए हेयर ड्रायर। तो ये है सीरिया का युद्ध, सीरियन वॉर जिसको आप कहते हैं, आपके लिए। क्यों इसको कहा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, अब आपको समझ में आया होगा जब इस बिल्डिंग में हम आपको लेकर आए हैं। और ऐसी यहाँ पर हजारों बिल्डिंग्स हैं, ऐसे यहाँ पर हजारों घर हैं जिनकी अंदर की हालत आपको ऐसी ही नजर आएगी। अबू हायल, अबू जिहाद, या अल्लाह ला तुआखिज़ना। So these terrorist rebels, Yes. they wrote this. Yes. अल्लाहु अकबर, त्राब हमस। तो ये बता रही हैं कि जब इन मकानों पर, इन जगहों पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया, कब्जा करने के बाद आतंकवादियों ने यहाँ पर इस तरह के स्लोगन्स अपने लिखने शुरू किए। तो जी न्यूज़ भारत का पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है जो यहाँ पहुँचा है आज, और आपको सीरिया का जो वॉर जो चल रहा है वो क्या है, इतना करीब से शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। होम्स शहर में बिताया गया एक एक पल मानसिक तौर पर काफी थका देने वाला था। लेकिन फिर जैसे ही हम यहाँ से निकलने लगे, हमें सुनसान वीराने में जिंदगी नजर आ गई। इस जगह पर पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई है, लेकिन और रात में ये जगह और भयानक लगती है। लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये सब गोलियों के निशान हैं। और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो। यहाँ हैवी शेलिंग है, गोलियों के निशान हैं, मोर्टार्स हैं। मेरे ख्याल से हर पॉसिबल वेपन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, और निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये निशान, देखिए ये सब गोलियों के निशान हैं। ये देखिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जगह जहाँ पर सिर्फ आपको मौत ही मौत नज़र आ रही है, वहाँ भी हमें कुछ लोग मिल गए, और शायद ये वो लोग हैं जो यहाँ वापस आ गए हैं और यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक चमत्कार से, मुझे लगता है कि एक चमत्कार है। हेलो हेलो, ये वो परिवार था जिसने अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनकों की तरह बिखरते हुए देखा था। लेकिन आतंक और गोलियों की आवाज के बीच इस परिवार के लोग अपने घर का मुंह नहीं छोड़ पाए। What is he doing here and how is it to live here? كيف هلا عايش هون؟ Some people very good. My house very good. Your house is still intact. بقيان بيتك سليم؟ ما في لا ليكو بيتي my house. You know? يعني انت زبطته. ايه بس ما هون. My house, I rebuilt it and now अच्छा, he yeah, repaired. and- yeah. He repaired it. Yeah, rebuilt तो ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने अपने उस घर की मरम्मत कराई दोबारा से, और अब यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जो हालत है यहाँ की, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। Why did you decide to come back here and live here, whereas most of the people have gone? It's our home. We feel these feelings, because our home. And you love your home, you will never leave this. Very much. And we feel bad when we leave it. How do you feel when you look at the other buildings? It's like a dead city now. I feel bad, but we replayed it.
So you are still hopeful. Yes. Thank you. Welcome. So ये एक परिवार है जिसने अपने घर की मरम्मत करा ली है। यहाँ चारों तरफ खंडर है, जैसा मैं आपको बता रहा था, खंडर ही खंडर है, जीवन का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक परिवार ऐसा है यहाँ जिसने अपने घर की मरम्मत करा ली है और वापस लौट आया है, और उन्हीं के घर पर हम अभी आए हैं इतने अंधेरे में। वेरी गुड, यू हैव अ लवली हाउस। हाँ, लवली हाउस, वेरी नाइस। वी आर फ्रॉम इंडिया। इस परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय उन सपनों के जो कभी इन्होंने देखे थे। हालांकि इस स्थिति में भी इनका दिल आज भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने न सिर्फ हमें अपने घर में 2 पल बिताने का मौका दिया, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह ही हमें अपने दिल में भी जगह दी। हम जानना चाहते थे कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने को मजबूर इस परिवार का आशियाना पहले कैसे हुआ करता था। इसीलिए हमने ऊपर जाने का फैसला किया। ये कई मंजिल का घर हुआ करता था, लेकिन सिर्फ जो नीचे की मंजिल है ये उसको रिपेयर कर पाए हैं। ऊपर का जो घर है उसको ये रिपेयर नहीं कर पाए हैं। और संघर्षों से बड़ा जो जीवन होता है वो कैसा होता है देखिए आप। ओके, सो दैट्स योर हाउस। इट गॉट डैमेज्ड। ओह, Mrs. White. yeah, yes. So it got damaged completely. अभी हम वहां से निकलने ही वाले थे कि हमारी नजर सीरियन आर्मी की यूनिफॉर्म पर पड़ी। जो सीरिया की फौज है उसका बड़ा सम्मान होता है, और एक उसकी निशानी, छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो आपको, बातें छोटी होती हैं लेकिन वो इतनी बड़ा संदेश आपके लिए देकर जाती हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर घर पूरा बर्बाद हो चुका है सब कुछ, लेकिन ये कपड़े आप देख रहे हैं, ये कपड़े यहाँ पर रखे हैं, ये सीरियन आर्मी की यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया कि सीरिया के जो लोग हैं, सीरिया के जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, सब लोग सीरियन आर्मी के सम्मान में आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म अपने घर में रखना पसंद करते हैं। और ये उनका एक तरीका है आर्मी को सम्मान देने का और आर्मी को समर्थन देने का। और ऐसे घर में जहां हालत इतनी ख़राब है, देखिए उन्होंने सबसे ज़्यादा संभाल कर क्या चीज़ रखी हुई है। घर पूरा बर्बाद हो गया, टूट गया, लेकिन सीरियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो वैसे की वैसे ही वहाँ संभाल कर रखी हुई है। ये है सैनिकों का सम्मान, और कैसे आर्मी का साथ देती है यहाँ की जनता, ये बाकी लोगों के लिए भी सीखने वाली बात है। इस परिवार से बातचीत के दौरान हमें ये जानकर हैरानी हुई कि इनकी बेटी न सिर्फ भारत में दिलचस्पी रखती है, बल्कि हिंदी फिल्मों की भी बहुत बड़ी शौकीन है। जिस घर में अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ जो उनकी बेटी हैं 11वीं क्लास में पढ़ती हैं, भारत जाने का सपना देखती हैं और भारतीय फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं। भारत के जो फिल्म स्टार्स हैं उनसे बहुत प्रभावित हैं, और उसकी इच्छा है कि वो एक दिन इंडिया ज़रूर जाए, वहाँ देखे, और इंडिया को बहुत पसंद करती है। तो who are your favorite stars in India? Akshay Kumar and Shah Rukh Khan. Okay. So you want to give some message to Akshay Kumar? Yes, I want to say I love you, Akshay, and I like your act, and I want to see you. इस परिवार से मिलकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो इंसान के हौसलों के आगे टिक नहीं पाती। और हौसले और उम्मीद की इसी सोच के साथ हमने इस परिवार से विदा ली और अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ चले। सुधीर चौधरी, जी मीडिया, होम, सीरिया। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स अभी सीरिया से बची हुई हैं, और एक एक करके हम हर रोज़ आपको सीरिया से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन आज जो कुछ आपने देखा, आपको ये अंदाज़ा आ गया होगा कि सीरिया में राष्ट्रवाद किस हद तक है। और वहाँ के लोग, आप देखिए जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप किसी भी शहर से गुजर जाएंगे, हर दुकान, हर बिल्डिंग पर, हर घर पर आपको सीरिया का झंडा ठीक इसी तरह दिखाई देगा जहां जैसे आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आप सीरिया के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, हर जगह आपको सीरिया का झंडा किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखाई देगा। और इसीलिए हमारे देश में तो राष्ट्रवाद को लेकर बहुत सारी बहस होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद को एक अलग निगाह से आजकल देखा जाने लगा है, लेकिन राष्ट्रवाद क्या होता है ये आप सीरिया से सीख सकते हैं, और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कल अब हम आपको एक और नई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे सीरिया से।